नमस्ते दोस्तों, वर्तमान में दक्षिण कोरिया एक अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजर रहा है। दक्षिण कोरिया के सार्वजनिक प्रसारक KBS द्वारा प्रसारित भारत पर आधारित मात्र 8 मिनट की एक विशेष डॉक्यूमेंट्री ने 89% की आश्चर्यजनक व्यूअरशिप रेटिंग हासिल की है। यह कोरियाई प्रसारण बाजार में वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यह वह भारत नहीं है जिसे हम जानते थे। हमें पूरी तरह से गुमराह किया गया था। हमें आखिरकार एहसास हुआ कि हम कितने अज्ञानी थे। प्रसारण के बाद कोरियाई दर्शकों के कमेंट सेक्शन लगभग ठप हो गए। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि इस वीडियो का दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया और विभिन्न देशों में इसे करोड़ों बार देखा गया। इस छोटी सी 8 मिनट की फिल्म में ऐसा क्या दर्ज था जिसने इतना बड़ा विवाद और प्रभाव पैदा कर दिया? इस वीडियो को बनाने वाले कोरियाई निर्माता ने प्रसारण के बाद अपने सोशल मीडिया पर स्वीकार किया, मैं पूर्वाग्रह के साथ भारत का साक्षात्कार करने गया था, लेकिन जैसे जैसे कैमरा जूम हुआ मुझे उतनी ही अधिक शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वास्तव में क्या हुआ था? यह एक कोरियाई की आंखों से देखा गया भारत का असली चेहरा है। आइए अब सीधे उस कहानी में प्रवेश करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकें तो इससे हमें और अधिक कहानियां पेश करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलेगी। नमस्ते, मैं सियोल दक्षिण कोरिया में एक डॉक्यूमेंट्री निर्माता के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने टेलीविजन उद्योग में 23 वर्षों तक काम किया है, लेकिन मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसा कुछ अनुभव किया है। यह मेरे द्वारा बनाई गई भारत विशेष के राष्ट्रव्यापी प्रसारण के बाद हुआ। आमतौर पर प्रसारण के बाद का समय शांति से बीतता है, लेकिन उस दिन चैनल के आधिकारिक खाते पर टिप्पणियों की बार आ गई। शुरू में मुझे लगा कि ये विरोध की टिप्पणियां होंगी, क्योंकि यह भारत के बारे में एक सकारात्मक रिपोर्ट थी और मुझे लगा कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। हालांकि जब मेरे जूनियर प्रोड्यूसर ने मुझे टिप्पणियां दिखाईं तो वे मेरी अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत थीं। दर्शक क्रोधित नहीं थे, बल्कि धन्यवाद के संदेशों की बौछार कर रहे थे। वे सभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अतीत में उनकी धारणा कितनी गलत थी। उस रात मैं घर नहीं जा सका। अत्यधिक ट्रैफिक के कारण टीवी स्टेशन का सर्वर क्रैश हो गया। हर मिनट सैकड़ों नई टिप्पणियां जुड़ रही थी। जब स्क्रीन पर 89% की रेटिंग का आंकड़ा दिखाई दिया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोरिया में किसी डॉक्यूमेंट्री का 89% से अधिक रेटिंग पाना पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात आगे हुई। प्रसारण के 3 घंटे बाद वीडियो के क्लिप ट्विटर एक्स पर अपलोड किए गए और देखते ही देखते उन्हें करोड़ों बार देखा गया। आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए पूर्ण संस्करण ने एक दिन के भीतर 50 लाख व्यूज को पार कर लिया। वहां से वास्तव में अकल्पनीय चीजें होने लगीं। विदेशी दर्शकों ने स्वेच्छा से अंग्रेजी, चीनी और स्पेनिश उपशीर्षक सबटाइटल्स बनाए और उन्हें अपलोड करना शुरू कर दिया। यूरोप में प्रतिक्रिया विशेष रूप से गर्म थी। फ्रांस के एक प्रसिद्ध पत्रकार ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, कोरियाई लोगों द्वारा बनाई गई भारत की इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर मुझे अपने पूर्वाग्रहों पर आत्मचिंतन करने का मौका मिला। जर्मनी के सार्वजनिक प्रसारक ने भी मुझे संदेश भेजकर इसी तरह के प्रारूप में भारत विशेष बनाने की इच्छा व्यक्त की। सबसे गहरा प्रभाव दक्षिण कोरिया के भीतर हुआ। एक 23 वर्षीय दर्शक ने यूट्यूब पर लिखा, मैंने अपना पूरा जीवन भारत को नीचा दिखाते हुए बिताया, ये सोचकर कि वह केवल एक पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के बाद मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं कई दिनों तक सो नहीं सका। सच जानने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अगले साल मैं निश्चित रूप से भारत जाऊंगा। सियोल के बुक स्टोर्स में भारत से संबंधित किताबें आउट ऑफ स्टॉक हो गईं। भाषा स्कूलों की वेबसाइटों ने घोषणा की कि हिंदी सीखने वाले 90 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। ट्रैवल एजेंसियों के इंडिया टूर पैकेज पूरी तरह बुक हो गए। सबसे आश्चर्यजनक बात अन्य टीवी चैनलों की प्रतिक्रिया थी। प्रतिस्पर्धी चैनलों ने 2 सप्ताह के भीतर इसी तरह के कार्यक्रमों के टीजर जारी कर दिए। मेरे द्वारा बनाए गए उन 8 मिनटों ने कोरियाई प्रसारण जगत को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन मैं मन ही मन जानता था कि यह सब कोई संयोग नहीं था। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी अन्य लोगों की तरह भारत के प्रति पूर्वाग्रहों से भरा हुआ था और सच्चाई देखने को तैयार नहीं था। मेरे बदलने का केवल एक ही कारण था, मैं व्यक्तिगत रूप से वहां गया और अपनी आंखों से देखा। उस अनुभव ने मेरा जीवन बदल दिया और अंततः पूरे दक्षिण कोरिया को झकझोर दिया। सच कहूं तो इस डॉक्यूमेंट्री की योजना बनाते समय मेरा इरादा बिल्कुल अलग था। मैं भारत की कठोर वास्तविकता को उजागर करना चाहता था। हाल ही में कोरिया में भारत की IT शक्ति और आर्थिक विकास के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही थीं जो मुझे पसंद नहीं आ रही थीं।
मुझे आज भी मीटिंग रूम की वह दृश्य याद है जब मैंने इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा था। मैंने आत्मविश्वास से कहा था, मैं भारत का असली चेहरा दिखाऊंगा, वह नहीं जो मीडिया सजाकर दिखाता है। मैं पुरानी गलियों, अस्त व्यस्त यातायात और भीड़ भाड़ को फिल्माऊंगा। जब मैंने टीम बनाई तो मैंने जानबूझकर उन लोगों को चुना जो कभी भारत नहीं गए थे। आधिकारिक तौर पर यह पूर्वाग्रह मुक्त होने के लिए था, लेकिन वास्तव में मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया था जो मेरी तरह नकारात्मक सोच रखते थे। कैमरा डायरेक्टर और राइटर दोनों ही भारत के प्रति संशयवादी थे। प्रस्थान की रात मैं अकेला मुस्कुरा रहा था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि कहाँ क्या शूट करना है। गंदे स्ट्रीट फूड स्टॉल, नियमों का पालन न करने वाले लोग और अव्यवस्था। जब हम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे तो मैंने कैमरा डायरेक्टर से कहा, दिखावे से धोखा मत खाना। हवाई अड्डा साफ होना सामान्य है क्योंकि यह विदेशियों के लिए है। असली चेहरा शहर के अंदर ही दिखेगा। होटल जाने वाली टैक्सी में मैं चारों ओर कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजीब बात थी कि मेरी आंखों के सामने जीवंत सड़कें और सुव्यवस्थित मेट्रो स्टेशन आ रहे थे। मैंने सोचा शायद केवल पर्यटन स्थलों के आसपास ही ऐसा होगा। हालांकि दूसरे दिन सुबह से ही मेरी योजना बिगड़ने लगी। यह होटल में नाश्ते के दौरान हुआ। जैसे ही स्टाफ ने देखा कि मैं एक विदेशी हूँ, उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी में मेनू समझाया, और यह सिर्फ एक या माना और रना। 2 लोग नहीं थे। पूरा स्टाफ उत्साह से भरा हुआ था। मैंने जानबूझकर कुछ जटिल मांगें की, लेकिन उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कोई बात नहीं मुझ पर छोड़ दीजिए कहा। उन्होंने यहाँ तक पूछा कि क्या खाना मेरे स्वाद के अनुरूप है और अन्य विशिष्ट व्यंजनों की सिफारिश भी की। जब मैं पहली बार कैमरा लेकर सड़क पर उतरा तब भी ऐसा ही हुआ। रास्ता पूछने पर हर किसी ने दयालुता दिखाई, चाहे वे बुजुर्ग हों, छात्र हों या व्यस्त कामकाजी लोग। सभी ने रुककर विस्तार से समझाया। एक व्यक्ति तो अपनी मोटरसाइकिल पर मुझे गंतव्य तक छोड़ आया। क्या यही वह अतिथि देवो भव की भावना थी जिसके बारे में मैंने सुना था? मैं भ्रमित होने लगा, क्योंकि ये वह नहीं था जिसे मैं दिखाने आया था। कैमरा डायरेक्टर और राइटर के चेहरे के हाव भाव भी बदलने लगे। हमने सोचा था कि हम स्वच्छता की कमी या अशिष्ट व्यवहार को कैद करेंगे, लेकिन हमारी उम्मीदें बार बार धराशायी हुई। पुरानी दिखने वाली खाने की दुकानों के अंदर भी मेज और कुर्सियां साफ थीं। मालिक विनम्र थे और कीमतें बहुत वाजिब थीं। उस शाम होटल लौटकर मैंने शूट किए गए सभी वीडियो डिलीट कर दिए, क्योंकि मैं इसे टीवी स्टेशन नहीं ले जा सकता था। यह मेरे मूल इरादे के विपरीत था। बहुत विचार करने के बाद मैंने एक दूसरा तरीका आजमाया। मैंने कोरिया लौटकर ब्लाइंड टेस्ट करने का फैसला किया। मैंने भारत से कुछ उत्पाद और भोजन लाने का निर्णय लिया और सियोल के नागरिकों को उन्हें यह बताए बिना टेस्ट कराया कि वे कहाँ के हैं। हमने सियोल की व्यस्त सड़कों पर भारतीय बिरयानी, समोसे और मसाला चाय का परीक्षण किया। मुझे उम्मीद थी कि कोरियाई लोगों को ये बहुत तीखे या अजीब लगेंगे। पहला प्रतिभागी 30 वर्षीय पुरुष था। जब उसने बिरयानी चखी तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने पूछा, क्या यह सच में भारतीय भोजन है? यह कोरियाई बिबिम्बप से भी अधिक स्वादिष्ट और सुगंधित है। दूसरी प्रतिभागी 35 वर्षीय गृहिणी थी। मैंने उसे मसाला चाय पिलाई। उसने आश्चर्य से कहा, यह क्या है? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और यह बहुत सुकून देने वाली। तीसरा समूह कॉलेज के छात्रों का था। शुरू में वे समोसे की गंध से थोड़े झिझक रहे थे, लेकिन एक बार चखने के बाद वे चिल्ला उठे, यह तो कमाल का है, बाहर से कुरकुरा और अंदर से स्वादिष्ट। किसी ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में एक 40 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने बिरयानी खाने के बाद सिर हिलाया और मुझसे कहा, जब मैं युवा था मैं हमेशा भारत को हेय दृष्टि से देखता था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं कितना अज्ञानी था। इस एक व्यंजन को चखकर ही मैं भारत की गहरी संस्कृति को महसूस कर सकता हूँ। उन बुजुर्ग के शब्दों ने वहां खड़े सभी लोगों को प्रभावित किया। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि पूर्वाग्रह भारत में नहीं बल्कि हमारे भीतर था, लेकिन मुझे टीवी स्टेशन को कुछ तो देना था। मैंने एक और परीक्षण किया। भारतीय सौंदर्य प्रसाधन आयुर्वेदिक स्किन केयर बनाम कोरियाई ब्रांड। 10 में से 8 महिलाओं ने भारतीय सीरम और क्रीम को चुना, यह कहते हुए कि यह त्वचा पर अधिक कोमल और प्रभावी है। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और हस्तशिल्प का भी रहा। लोग हैरान थे कि भारत की तकनीक और डिजाइन इतने उन्नत और कलात्मक हैं। एक डिजाइन के छात्र ने कहा, भारतीय उत्पादों में मानवीय गर्मजोशी और अद्वितीय रचनात्मकता है, वापसी के रास्ते में। कैमरा डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, हम इसे कैसे एडिट करेंगे? यह तो मूल योजना के बिल्कुल उल्टा है। मेरा पत्रकारिता का विवेक जाग उठा था। उस रात मैं सो नहीं सका। मैंने उन सभी दृश्यों को देखा
जो मेरे पूर्वाग्रहों को तोड़ रहे थे। अंत में मैंने सच्चाई दिखाने का फैसला किया और स्वीकार किया कि मेरा पूर्वाग्रह गलत। संपादन कक्ष एडिटिंग रूम में मैंने संपादक से कहा कि जैसा हमने देखा है वैसा ही दिखाएं। जब वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला तो काफी विरोध हुआ। कुछ ने कहा कि भारत की प्रशंसा करने पर दर्शक नाराज होंगे, लेकिन युवा कर्मचारियों ने मेरा समर्थन किया। अंत में इसे 8 मिनट तक सीमित रखने की शर्त पर प्रसारित करने की अनुमति मिली। प्रसारण की शुरुआत में मैंने एक ईमानदारी भरी स्वीकारोक्ति कन्फेशन जोड़ी। मैंने कैमरे में सीधे देखते हुए कहा कि शुरू में मेरा इरादा नकारात्मक रिपोर्टिंग करना था, लेकिन भारत की वास्तविकता ने मेरी सोच बदल दी। प्रसारण के अगले दिन एक बड़ा धमाका हुआ। 89% की रेटिंग ने सबको स्तब्ध कर दिया। लोग मेरी ईमानदारी से प्रभावित थे। भारत के बारे में कोरियाई समाज का नजरिया बदल गया। भारत से संबंधित हर चीज लोकप्रिय हो गई। यह प्रभाव केवल कोरिया तक सीमित नहीं रहा, यह दुनिया भर में फैल गया। ब्राजील के एक युवा पत्रकार ने मुझे लिखा, आपके वीडियो ने मुझे सच्चाई बोलने का साहस दिया है। मैं भी अपने पड़ोसी देशों के प्रति पूर्वाग्रहों पर ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। प्रसारण के 6 महीने बाद मुझे ताइपे में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। वहां मैंने सुना कि कैसे इस वीडियो ने वैश्विक स्तर पर मीडिया को पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया है। भारत और कोरिया के बीच नागरिक संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। सच्चाई की शक्ति इतनी महान है, मैंने खुद साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति का साहस दुनिया को बदल सकता है। कृपया याद रखें, बिना स्वयं अनुभव किए किसी के बारे में निर्णय न लें। मीडिया द्वारा बनाई गई छवियों को आंख बंद करके स्वीकार न करें। सच्चाई खोजने का साहस करें। पूर्वाग्रह मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में यही पहला कदम है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कृपया कहानी के नायक के लिए एक उत्साहजनक टिप्पणी छोड़ें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।